कमांडो शेरवान ने मुझे जम्मू वाले अपने मुजाहिद जिसका फर्जी नाम गुलाम रसूल था उसका पता एक बार फिर समझाया और कहने लगा, तुम कल दिन के वक्त जम्मू पहुंचोगे। लारी से उतरते ही गुलाम रसूल की दुकान की तरफ चल पड़ना। लारी अड्डे पर ज्यादा देर न रुकना, वहाँ CID के आदमी चल फिर रहे होते हैं और वो श्रीनगर जाने वाली और श्रीनगर से आने वाली सवारियों का पूरा जायजा लेते हैं। जरा शक पड़ जाए तो उसकी हिरासत में लेकर पूछगिछ शुरू कर देते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि लारी से उतरते ही रिक्शा लेकर चल पड़ो। शुरू रात के अंधेरे में कमांडो शेरवान ने अपना एक मुजाहिद मेरे साथ कर दिया और हम पहाड़ी रास्तों पर चल पड़े। कोई 1-1.5 घंटे चलने के बाद श्रीनगर से जम्मू जाने वाली सड़क पर निकल आए। मुजाहिद ने कहा, यहाँ से आप जम्मू जाने वाली लारी में सवार हो जाएंगे। लारी श्रीनगर से आती है, हाथ देने से कोई न कोई लारी जरूर ठहर जाएगी। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो दोस्त, बेशक वापस चले जाओ। वो बोला, मैं इन दरख्तों के पीछे बैठने लगा हूँ, जब तुम लारी में सवार हो जाओगे तो वापस चला जाऊंगा, खुदा हाफिज। और वो सड़क से उतरकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में गायब हो गया। सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। मैंने एक सफरी थैला उठा रखा था जिसमें यूं ही अपने फालतू पुराने कपड़े डाल रखे थे। एक लारी की हेडलाइट्स नजर आई, मैंने हाथ दिया, लारी रुके बगैर निकल गई। इस तरह दूसरी लारी भी निकल गई। कोई 1.25 घंटे बाद एक लारी की रोशनियां करीब आई तो मैंने दोनों हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। लारी जरा आगे जाकर सड़क की एक जानिब रुक गई। मैं भागकर उसमें सवार हो गया। लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी। कंडक्टर जम्मू का था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने कहा, जम्मू शहर। उसने पैसे लेकर मुझे टिकट काट कर दे दिया। मैं वहीं लारी के फर्श पर बैठ गया क्योंकि सारी नशिस्तें भरी हुई थीं। मैं श्रीनगर से जम्मू तक अपने सफर की तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि रास्ते में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जम्मू के मैदानों में जिस वक्त लारी पहुंची तो दोपहर हो रही थी। शहर के मकानों और मज़ाफाती बस्तियों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं लारी अड्डे पर उतरने की बजाय रास्ते में ही सड़क पर उतर गया। कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद मुझे एक खाली मोटर रिक्शा मिल गया। मैं उसमें बैठ गया और शेरवान ने मुजाहिद गुलाम रसूल का जो एड्रेस मुझे बताया था, ड्राइवर से वहां चलने को कहा। रक्षा चल पड़ा। शहर में दाखिल होने के बाद रक्षा दरियाए तवी के पुल पर से गुजरने के बाद एक बाजार में दाखिल हो गया। बाजार में आगे जाकर छोटा सा चौक आ गया। रक्षे वाले ने रक्षा बिजली के खंबे के पास रोक कर कहा कि यही वो चौक है। मैं उतर गया। मैं उस चौक का नाम नहीं लिखना चाहता, अगरचे ये चौक हकीकत में वो नहीं था जहाँ हमारे हुर्रियत परस्त मुजाहिद की फर्नीचर की दुकान थी। वो कोई और इलाका था और बाजार था और उसकी फर्नीचर की दुकान भी नहीं थी। वो कोई और ही काम करता था। किस्सा मुख्तसर यूं समझ लें कि मैं अपने मुजाहिद गुलाम रसूल की दुकान पर पहुंच गया। उसे मेरे आने की इत्तला खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर पर कमांडो शेरवान ने पहले से दे दी हुई थी और उसे मेरा हुलिया भी बता दिया था। इसके अलावा मुझे एक कोड जुमला भी बता दिया था जो मुझे गुलाम रसूल के आगे बोलना था। गुलाम रसूल एक पुख्ता उम्र का आदमी था। इसकी मुख्तसर सी दुकान थी। जिस वक्त मैं दुकान में दाखिल हुआ तो वो एक मजदूर से कुर्सी पर पॉलिश करवा रहा था। दुकान में स्पिरिट की बू फैली हुई थी। गुलाम रसूल ने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और मजदूर से कहा, बस ठीक है, अब इसे सूखने के लिए रहने दो और तुम जाओ। मजदूर टीन का डिब्बा उठाकर दुकान से बाहर चला गया। जब वहाँ सिर्फ मैं और गुलाम रसूल ही रह गए तो गुलाम रसूल ने पूछा, जी महाशय जी, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हमारे पास ज्यादा कीमती फर्नीचर तो है नहीं, लेकिन हम आपकी निगरानी में तैयार कराते हैं और ये ज्यादा देर तक चलता है। उसने मुझे पहचान लिया था। वो मेरे कोड जुमले का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, जम्मू तवी में आज मौसम खुशगवार रहेगा। गुलाम रसूल ने यह सुनते ही मुझे दुकान के पीछे जाने का इशारा किया। दुकान के पीछे एक छोटी सी कोठड़ी थी। कोठड़ी में एक सफ बिछी थी। छत के पास पिछली दीवार में एक रोशनदान था जिसमें से रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सफ पर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि गुलाम रसूल अंदर आया। वो मेरे सामने बैठ गया और बोला, तुम पहले कभी जम्मू आए हो? मैंने कहा, 2-1 बार आया हूँ, मगर शहर के गली मोहल्लों से ज्यादा वाकफियत नहीं है। उसने अपने सर को खुजाते हुए कहा, फिर तुम्हें शाम का अंधेरा होने तक इसी जगह बैठना पड़ेगा। क्या तुम इंतजार कर लोगे? मैंने कहा, गुलाम रसूल साहब, मैं सारी रात यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर सकता हूँ। गुलाम रसूल के चेहरे की मतानत में कोई फर्क न आया। कहने लगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें भूख प्यास तो नहीं लगी? मैंने कहा, मैंने रास्ते में कुछ खा पी लिया था, किसी किस्म की कोई हाजत नहीं है। गुलाम रसूल बोला, ठीक है, तुम आराम करो। वो कोठड़ी से निकल गया। बाहर जाकर उसने कोठड़ी बंद कर दी और चटखनी लगा दी। मैं अकेला कुछ देर बैठा रहा, फिर सफ पर लेट गया। अजीब बात है कि मुझे नींद आ गई। आंख उस वक्त खुली जब गुलाम रसूल मेरे कंधे को हिलाकर मुझे जगा रहा था। उठो भाई, रात हो गई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम दुकान से बाहर निकलकर बाएं जानिब जाओगे। बाजार आगे जाकर दाएं मुड़ता है, वहाँ एक कूड़े करकट का डिपो है। तुम उसकी दीवार के पीछे खड़े होकर मेरा इंतजार करोगे। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो फिर निकल जाओ। मैं दुकान से निकलकर बाजार में आया तो रात हो चुकी थी। कई दुकानें बंद हो चुकी थीं। जो खुली थी उनमें बिजली के बल्ब जल रहे थे। मैं बाजार में एक तरफ होकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद बाजार बाएं जानिब घूम गया। वहाँ कोने में एक फिल्थ डिपो की दीवार बनी हुई थी। मैं दीवार के पीछे जाकर खड़ा हो गया। 2-3 मिनट के बाद दुकान बंद करके गुलाम रसूल भी आ गया। वो मेरी तरफ देखे बगैर आगे निकल गया। उसने करीब से गुजरते हुए सिर्फ इतना कहा, 7 कदम का फासला डालकर मेरे पीछे चलो। मैंने वैसा ही किया। मेरी नजरें गुलाम रसूल पर थीं। ये जम्मू शहर का बड़ा गुंजान इलाका था। तंग बाजार थे,
वो एक गली में दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे एक गली में दाखिल हो गया। कई गलियों में से होकर एक खुली जगह आ गई, जहाँ सामने कुछ फासले पर सड़क पर बिजली के खंभों पर बल्ब रोशन थे। गुलाम रसूल एक तरफ अंधेरे में खड़ा था। मैं उसके करीब आया तो उसने मुझे रुकने को कहा। वो सामने वाली सड़क दिख रहे हो? जी हाँ, दिख रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। गुलाम रसूल कहने लगा, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम सड़क की दूसरी तरफ चले जाओ, वहाँ तुम्हें आमों का बाग मिलेगा। उस बाग में एक पुरानी बारादरी का खंडर है, उस खंडर में मेरा इंतजार करो। हम शायद शहर की फसील के बाहर आ गए थे। आगे ढलान थी। मैं ढलान उतर कर सड़क पर आ गया। सड़क को क्रॉस किया तो सामने आमों का बाग था। बड़े घने दरख्त थे, दरख्तों में अंधेरा छाया हुआ था। मैं दरख्तों में बिल्कुल सीध में चलने लगा। बाग जहाँ खत्म हो जाता था वहाँ मुझे एक चबूतरा दिखाई दिया, जिसके ऊपर बारादरी सी बनी हुई थी। मैं बारादरी की दूसरी जानिब गिरे हुए पत्थरों पर बैठ गया। कुछ देर गुजरने के बाद गुलाम रसूल भी आ गया। वो भी मेरे करीब बैठ गया। कहने लगा, इस शहर में हमें एक एक कदम भी सोच समझ कर उठाना पड़ता है। जम्मू में भारत की सारी खुफिया एजेंसियों के आदमी मौजूद हैं। मुझे शेरवान ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अपना जो आदमी यहाँ से नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर की मालूमात लेकर तुम्हारे पास गया था, उसे मैंने ही सब कुछ बताया था। मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हमारा मास्टर स्पाई गुल खान उसी इंटेरोगेशन सेंटर में है? हम अंधेरे में बैठे हुए थे, मगर हमें एक दूसरे के चेहरे नजर आ रहे थे। वो कहने लगा, हमारी कोई मालूमात गलत नहीं होती। हम सांप के मुंह के अंदर जाकर उसके पेट का सारा हाल मालूम करके आते हैं। गुल खान उसी इंटेरोगेशन सेंटर में है, मगर उसका वहाँ से फरार होना मेरे हिसाब से एक नामुमकिन बात है। बहरहाल तुम अपनी कोशिश कर देखो। मैंने नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर के बारे में मजीद पूछा तो गुलाम रसूल ने कहा, शहर के जुनूब की जानिब हिंदू आबादी वाले इलाके के अंदर ही एक नहर बहती है। ये नहर तवीद दरिया से निकाली गई है और शहर के बागों और खेतों को सैराब करती है। इस नहर के थोड़े थोड़े फासले पर 7 बुर्ज हैं। पत्थर के ये छोटे छोटे बुर्ज नहर के पुल के ऊपर बनाए गए हैं। ये इंटेरोगेशन सेंटर 5वें बुर्ज की एक जानिब पत्थरों की बनी हुई ऊंची 4 दीवारी के अंदर है। बाहर से ये किसी प्राइमरी स्कूल की इमारत लगती है, लेकिन उसके नीचे जमीन के अंदर तहखाने हैं। इन तहखानों में सारा दिन दिलदोज इंसानी चीखें बुलंद होती रहती हैं। ये चीखें इन कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की होती हैं, जिन पर इन तहखानों में तशद्दुद किया जा रहा होता है, मगर इन चीखों की आवाजें तहखानों से बाहर नहीं निकलती। तहखाने की पहाड़ जैसी भारी भरकम दीवारों से टकरा कर रह जाती है। गुल खान को भी इन्हीं तहखानों में से एक तहखाने में रखा गया है। तुम्हारे ख्याल में क्या कोई ऐसा जरिया है कि मैं इन तहखानों में जा सकूं? गुलाम रसूल खामोश निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम रूपोशी की हालत में रहोगे। वो उठकर सामने की तरफ चला। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंधेरे में मुझे दूर एक टीला सा दिखाई दिया। हम बंजर मैदान में से गुजर रहे थे। मेरे जूते के नीचे कंकर और रोड़े कुचले जा रहे थे। छोटे छोटे झाड़ियों की तरह कद्दे आदम दरख्त थे, जिनकी टहनियां फैली हुई थीं और चलते वक्त हमें मुंह के आगे से हाथों से हटानी पड़ती थीं। गुलाम रसूल टीले के पास आकर उसकी तरफ घूम गया। यहाँ शुरू रात के अंधेरे में खुली जगह नजर आई, जिसके एक तरफ टूटे फूटे फर्नीचर और लकड़ी के कटे हुए शहतीरों का अंबार लगा हुआ था। खुली जगह होने की वजह से यहाँ अंधेरा इतना गहरा नहीं था। सामने एक कमरा या कैबिन या कोठरी थी, जिसकी छत पर सरकंडे नीचे लटक रहे थे। गुलाम रसूल ने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाजे का ताला खोला, मुझे बाहर रुकने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। अंदर रोशनी हो गई। उसने लालटेन जला दी थी। अंदर आ जाओ। गुलाम रसूल की आवाज पर मैं भी अंदर चला गया। गुलाम रसूल ने दरवाजा बंद कर दिया। कोठरी में लकड़ी का एक बोसीदा सा तख्त दीवार के साथ लगा हुआ था। लकड़ी का एक स्टूल और लकड़ी की एक कुर्सी भी थी, जिस पर मैं बैठा तो उसकी चोलें चरचराईं। गुलाम रसूल तख्त पर बैठ गया और कहने लगा, तुम यहाँ रहोगे, जितने दिन भी रहना होगा इस कोठरी में रहोगे। सिर्फ कमांडो ऑपरेशन के लिए बाहर निकलोगे। तुमने अगरचे अपना हुलिया बदलने की कोशिश की हुई है, मगर मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम वही कमांडो हो जो अमृतसर के जेल तोड़कर मफरूर हुआ है, क्योंकि मैंने जम्मू के अखबार में छपी हुई तुम्हारी तस्वीर देख ली थी। तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि श्रीनगर से जम्मू तक खैरियत से आ गए हो और तुम्हें खुफिया एजेंसी के किसी आदमी ने नहीं पकड़ा। मैंने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने दाढ़ी रखने का फैसला कर लिया है, फिर मैं आसानी से पहचाना नहीं जा सकूंगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा है कि यहाँ से कम दिन के वक्त बाहर मत निकलना। तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर शय यहाँ पहुँच जाएगी। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजें और कुछ दूसरा सामान लाता हूँ। यहाँ कोई गुस्ल खाना वगैरह नहीं है, लेकिन चंद कदमों के फासले पर एक छोटा सा नाला बहता है। उसका पानी साफ है और जम्मू वाली नहर में से निकल कर आता है। तुम अंधेरे में वहाँ जाकर मुंह हाथ धो सकते हो और उसका पानी पी भी सकते हो। अगर तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है तो जितने दिन इस कोठरी में कयाम करोगे, तुम्हें सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाना होगा, क्योंकि तंबाकू की बू चारों तरफ फैल जाती है और भारतीय खुफिया एजेंसियों के जासूस किसान और मजदूरों के हुलिये में इन इलाकों से अक्सर गुजरते रहते हैं। मेरे साथ आओ, पहले मैं तुम्हें पहाड़ी नाला दिखा लाऊं। ये नाला कोठरी वाले टीले से बमुश्किल 25-30 कदमों के फासले पर दरख्तों के दरमियान जरा नशेब में बह रहा था। रात के अंधेरे में मुझे उसका पानी एक धुंधली चौड़ी लकीर की तरह नजर आया।
गुलाम रसूल बोला, यहाँ आते वक्त भी और जाते वक्त भी तुम्हें बेहद होशियार और चौकस रहना होगा। तुम यही समझना कि CID वाला कोई ना कोई आदमी तुम्हारी तलाश में इर्द गिर्द मौजूद होगा, इसलिए एहतियात करना। अब वापस आ जाओ। वो मुझे कोठरी में ले आया। उसने लालटेन की बत्ती नीची कर दी और दरवाजा खोलते हुए बोला, मैं बाहर से ताला लगा कर नहीं जाऊंगा। ताला कुंजी समेत मैंने तुम्हारे तख्त पोश पर रख दिया है। अगर तुम्हें पानी पीने के लिए नाले पर जाना हो तो कोठरी को ताला लगा कर जाना, बल्कि लालटेन भी बुझा कर जाना। ये लो माचिस, ये अपने पास रखो। अब मैं जाता हूँ, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। उसने माचिस सदरी की जेब में से निकाल कर मुझे दी और चला गया। उसके जाने के बाद मैं दरवाजा बंद करके तख्त पर बैठ गया और सोचने लगा कि वाकई मुझे यहाँ काफी मुश्किल मरहलों से वास्ता पड़ने वाला है। मगर मैं घबराने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ था, बल्कि जितना मुश्किल कमांडो ऑपरेशन होता था मुझे उतनी ही लज्जत मिलती थी। इसकी वजह एक तो ये थी कि मेरा हर कमांडो ऑपरेशन अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए होता था और मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा था। और मेरा ईमान तब भी था और अब भी है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी मौत अल्लाह ने नहीं लिखी तो दुनिया की बड़ी से बड़ी तोप मुझ पर फायर कर दो, मेरे ऊपर दस्ती बमों का पूरा बक्स फेंक दो, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से मेरी मौत का वक्त आन पहुंचा है तो मुझे अमेरिका के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाओ, वहाँ 10-10 हजार रुपए के इंजेक्शन लगा लो, मुझे हर वक्त ऑक्सीजन देते रहो, मगर मैं जिंदा नहीं बचूंगा। दूसरी वजह यह थी कि कमांडो ट्रेनिंग से पहले भी मेरी तबीयत खतरात पसंद हुआ करती थी और जिस एडवेंचर में ज्यादा रुकावटें होती थी मैं उस एडवेंचर में बड़ा खुश रहता था। मेरी कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी जिसकी चमकदार सुइयां रात के अंधेरे में भी वक्त बता देती थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। गुलाम रसूल को गए आधा घंटा गुजर गया था। वो कोई 1 घंटे बाद वापस आया। कोठरी में छत के पास एक चौकोर सुराख बना हुआ था जो रोशनदान था। लालटेन में जो मिट्टी का तेल जल रहा था उसकी बू या नजर न आने वाला धुआं उसमें से बाहर चला जाता था, जिसकी वजह से बंद कोठरी में बैठे रहने से मुझे कोई परेशानी न हो रही थी। गुलाम रसूल अपने साथ मेरे लिए खाना, चाय से भरा हुआ थर्मस और एक सरहाना और एक चादर लाया था। उसने मेरे साथ ही तख्त पोश पर बैठकर खाना खाया। लालटेन की बत्ती हमने ऊंची नहीं की थी। कोठरी में बड़ी नर्म रोशनी फैली हुई थी। उसके बाद हम थर्मस से चाय ग्लासों में डालकर पीने लगे। गुलाम रसूल ने अपना ग्लास तख्त पोश पर रख दिया और एक थैले में हाथ डालते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज भी लाया हूँ। उसने थैले में से मुझे एक रिवॉल्वर निकाल कर दिखाया। कहने लगा, ये रिवॉल्वर कश्मीर में एक कमांडो एक्शन के दौरान मैंने एक भारतीय कर्नल को ठिकाने लगाने के बाद अपने पास रख लिया था। रिवॉल्वर बहुत आला किस्म का था। अब मुझे याद नहीं रहा कि वो कितने एशारिया नंबर का था। उसकी एक खूबी ये भी थी कि उसकी नाली पर साइलेंसर लगा हुआ था। इस साइलेंसर की वजह से फायर करते वक्त रिवॉल्वर में से धमाके की आवाज नहीं आती थी, सिर्फ खटक की आवाज आती थी। आपने टीवी और फिल्मों में हीरो को अक्सर इस किस्म के रिवॉल्वर फायर करते देखा होगा। ये रिवॉल्वर उस वक्त फायर किया जाता है जहां पिस्तौल के धमाके से दुश्मन के खबरदार हो जाने का खतरा होता है। मैंने उसके चैम्बर को खोलकर देखा। उसमें 12 सुराख थे, यानी उसमें 12 गोलियां डालकर फायर की जा सकती थी। गुलाम रसूल कह रहा था, मुझे मालूम है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, तुम इसे अपने पास रखो। हम खामोशी से चाय पीने लगे। गुलाम रसूल कहने लगा, कमांडो शेरवान ने मुझे बताया है कि तुम बड़े आला क्वालिटी के बहादुर कमांडो और तुमने द्वारका फोर्ट का फौजी गोला बारूद का जखीरा भी उड़ाया था और उस गाड़ी को भी उड़ाया था जो कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा और गोला बारूद लेकर देवलाली से जम्मू तवी आ रही थी। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। अल्लाह ताला की खुशनूदी और कश्मीर की आजादी की खातिर मैं अपने फराइज को जान पर खेल कर भी अदा करता रहूंगा। गुलाम रसूल कहने लगा, अपने साथ ही गुलखान को टॉर्चर सेंटर से निकालने की राह में तुम्हें काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जान चले जाने से कुछ नहीं होगा अगर अपना टारगेट न मारा गया। मकसद ये है कि टारगेट मार लिया जाए। मैंने उससे पूछा, इस टॉर्चर सेंटर में जिसका नाम नेहरू इंटरोगेशन सेंटर है, पुलिस होती है या मिलिट्री पुलिस या सिर्फ खुफिया एजेंसियों के आदमी ही होते हैं? गुलाम रसूल बोला, इस टॉर्चर सेंटर में जम्मू पुलिस के बदनाम तरीन कसाई अफसर भी हैं और भारत की पाकिस्तान दुश्मन खुफिया एजेंसी रॉ के आदमी भी हैं। इस इंटरोगेशन सेंटर का इंचार्ज एक हिंदू कैप्टन भटनागर है जो पाकिस्तान और मुसलमानों का जानी दुश्मन है। उसने बाहर के मुल्कों से भी अजियतें देने के औजार मंगवा रखे हैं। यहाँ से कोई जेरे हिरासत मुसलमान जिंदा बचकर नहीं गया। उसकी लाश भी कभी किसी ने बाहर निकलती नहीं देखी। मैंने कहा, इस खूनी भेड़िए को अभी तक आप लोगों ने हलाक क्यों नहीं किया? गुलाम रसूल ने कहा कि हलाक कर देने से क्या होगा, एक खूनी भेड़िया हलाक होगा तो उसकी जगह दूसरा खूनी भेड़िया आ जाएगा। इंडिया की सारी पुलिस, सारी फौज मुसलमानों के दुश्मन खूनी भेड़ियों से भरी हुई है। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर हो जाता है कि इस इंटेरोगेशन सेंटर से अपने तौर पर कोई हुर्रियत परस्त मुजाहिद फरार होने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद जम्मू के मुसलमानों की कमबख्ती आ जाती है। मैंने बात का रुख अपने कमांडो मिशन की तरफ मोड़ते हुए गुलाम रसूल से पूछा, आप मुझे इस सिलसिले में क्या मशवरा देते हैं? मेरा मतलब है कि मुझे गुलखान को तो हर सूरत में यहाँ से फरार करवाना है। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में मुझे किस किस्म की हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी।
वो कुछ देर तक मेरी बात पर गौर करता रहा और बोला, ये मैं तुम्हें कल अच्छी तरह गौर करने और अपने महदूद वसाइल का जायजा लेने के बाद ही बता सकूंगा। अब मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे वास्ते सुबह का नाश्ता लेकर नहीं आ सकता। रुमाल में जो एक रोटी बची है और थर्मस में जो चाय पड़ी है उससे सुबह का नाश्ता कर लेना। मैं दोपहर के वक्त आऊंगा। तुम मेरे बाद मेरी हिदायत पर पूरी तरह अमल करना। दिन की रोशनी में कोठरी से बाहर निकलना भी पड़े तो दरख्तों में या झाड़ियों में ताजा हवा लेने के लिए चुप कर बैठना, मगर ज्यादा देर के लिए न बैठना। रात के वक्त कोठरी के अंदर लालटेन को बुझाकर सोना। मैं कोठरी को बाहर से ताला लगाकर नहीं जा रहा। रात के वक्त तुम अंदर से कुंडी लगा लिया करना। अव्वल तो इस तरफ कोई नहीं आता। दिन के वक्त कभी कभी कोई पहाड़िया लकड़ियां उठाए उधर से गुजरता है, वो भी नाले की दूसरी तरफ से होकर जाता है। करीब जो लोग रहते हैं इन सब को मालूम है कि मैंने अपनी दुकान का काट कबाड़ और फालतू लकड़ियां रखने के लिए ये कोठरी बनवा रखी है। अब मैं चाहता हूँ कल दोपहर के वक्त आऊंगा। गुलाम रसूल के जाने के बाद मैंने पिस्तौल को पतलून की जेब में छुपा कर रख लिया। इसकी वजह यह थी कि मेरा इरादा बाहर थोड़ी देर के लिए खुली फजा में टहलने का था। मैंने लालटेन बुझा दी, दरवाजा खोलकर बाहर आया। उस वक्त आसमान पर मशरिक की तरफ चांद झुका हुआ था। बड़ी रोमांटिक हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी। ये चांद उस वक्त आसमान पर आ गया जब हम कोठरी के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। मैंने दरवाजे को बंद किया और खुश्क झाड़ियों में से गुजरकर उस जगह आ गया जहां नीचे नशेब में पहाड़ी नाला बह रहा था। चांदनी में नाले का पानी शीशे की तरह चमक रहा था। एक तरफ से नीचे उतरने के लिए जगह बनी हुई थी। मैं पत्थरों पर पांव रखता नीचे उतर गया और नाले के पास बैठ गया। मेरी आंखें धुंधली धुंधली चांदनी में चारों तरफ का जायजा ले रही थी। रात के 11 सवा 11 बजे होंगे। ये इलाका जम्मू शहर से काफी बाहर निकल कर था, इसलिए गहरी खामोशी थी। नाले में कहीं कहीं पत्थर भी थे जिनमें से पानी टकराकर हल्की हल्की सरसराहट की आवाज पैदा कर रहा था। मैंने पानी में झुककर हाथ डाला। पानी ठंडा था। नीम पहाड़ी इलाकों की नहरों का पानी मैदानी इलाके की नहरों के मुकाबले में बहुत सर्द होता है। मैंने पानी पिया। वाकई पानी मीठा था। उस वक्त मेरा सिगरेट पीने को बहुत जी चाह रहा था, मगर गुलाम रसूल ने बजा तौर पर मुझे वहाँ सिगरेट पीने से मना किया था, क्योंकि इस खुली और साफ फजा में सिगरेट के धुएं की बू दूर तक जा सकती थी। हर किस्म की आदत को जब्त करने बल्कि उसको फतह करने की मुझे अमली ट्रेनिंग दी गई थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम टहल रहा था कि मुझे एक नागवार सी बू महसूस हुई। मेरे हवास एकदम बेदार हो गए। ये हिंदुओं के मंदिरों से आने वाली लोबान की बू थी। ये बू मेरी दुश्मन चंद्रिका की बदरूह के साथ आई थी। मैंने धुंधली चांदनी में घूर घूर कर चारों तरफ देखा। बू बराबर आ रही थी, मगर चंद्रिका की बदरूह जाहिर नहीं हुई थी। मुझे तशवीश हुई कि यह बदरूह मेरी दुश्मन हो गई है। मुमकिन है ये जम्मू पुलिस या मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी हिंदू अफसर पर जाहिर होकर मेरे बारे में मुखबरी कर दे। लोबान की बू आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई। अब उसकी जगह चंबेली की मीठी खुशबू आने लगी। मेरा दिल भर आया। ये मेरी छोटी बहन कुलसूम की रूह की खुशबू थी। बहुत देर के बाद मुझे मेरी शहीद बहन की रूह की खुशबू आई थी। मेरी आंखें भीग गईं। मुझे यकीन था कि मेरी छोटी बहन की रूह इस वक्त मेरे पास मौजूद थी, मगर चंबेली की खुशबू भी आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होते होते बिल्कुल गायब हो गई। मुझे ख्याल आया कि चंद्रिका की बदरूह मुझे नुकसान पहुंचाने जरूर आई थी, मगर वो मेरी बहन की रूह की नूरानी ताकत के आगे न ठहर सकी और भाग गई। आह मेरी प्यारी बहन, तुझे एक सिख ने कृपान मार कर शहीद किया। तेरी लाश हम खेतों में ही छोड़कर पाकिस्तान हिजरत कर गए। मेरी शहीद बहन, तुझे पाकिस्तान में कदम रखना नसीब न हुआ, मगर तेरा खून दूसरे शहीदों के खून की तरह पाकिस्तान की मुकद्दस अमानत है। हम अपने पाकिस्तान को अपने शहीदों के खून की अमानत को अपना खून देकर महफूज रखेंगे। मेरी शहीद बहन, ये मेरा तुमसे वादा है। ऐ पाकिस्तान पर कुर्बान हो जाने वाले शहीदों, ये सारी कौम का तुमसे वादा है। मेरी आंखों से आंसू आ गए। ये गम के आंसू नहीं थे, ये इरादे की अजमत के आंसू थे। मैं उठकर वापस कोठरी में आकर लेट गया। दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर लिया। रिवॉल्वर जेब से निकाल कर मैंने अपने सरहाने के नीचे रख लिया था। लालटेन मैंने बुझा कर रख ली। छत के साथ जो छोटा सा रोशनदान था, उसमें से चांद की फीकी रोशनी धुंधले गुबार की तरह अंदर आ रही थी। इस गुबार को देखते देखते और अपने नए कमांडो मिशन के बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आ गई।